हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नमस्ते उत्तराखंड अशोक जोशी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, पिछली वीडियोज में हमने इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन जॉइंट सेशन के बारे में पढ़ा और इसके अतिरिक्त जो है कोरम के बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा नया प्रकरण है इंडियन पॉलिटी में, आप जानते हैं कि पार्लियामेंट हमारा चल रहा है टॉपिक संसद और संसद के प्रमुख अंगों के बारे में। दोस्तों, आज हम प्रमुख जो है विधेयकों के बारे में पढ़ेंगे। विधेयक जिसे अंग्रेजी में बिल कहते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी जो विधेयक है, कोई भी जो प्रस्ताव है, वह संसद में, संसद के सदनों में एक विधेयक के रूप में, एक बिल के रूप में जो है पेश किया जाता है। और यह जो है बिल बाद में एक्ट बन जाता है जब राष्ट्रपति जी इस पर सिग्नेचर कर लेते हैं। जब जो है हमारा विधेयक दोनों सदनों से जो है पारित होकर, पास होकर जो है राष्ट्रपति जी के पास जाता है और राष्ट्रपति जी यदि इसे स्वीकृत कर देते हैं, अपनी स्वीकृति दे देते हैं, तो यह हमारा क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि राष्ट्रपति जी संसद के एक अभिन्न अंग है, क्योंकि उनकी स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक हमारा कानून या जो है बिल नहीं, जो है एक्ट नहीं बन सकता है। तो आज हम जो है प्रमुख विधेयकों के बारे में पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक है, एग्जाम ओरिएंटेड। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि विधेयक कहते किसे हैं। तो विधेयक एक ऐसा प्रस्ताव जो नए कानून को लागू करने या फिर किसी पुराने कानून में संशोधन के उद्देश्य से संसद में पेश किया जाता है, दैट इज नोन एज बिल या दैट इज नोन एज विधेयक। तो विधेयक एक प्रकार का प्रस्ताव है जिसे जो है संसद में पेश किया जाता है कि किसी नए कानून को यदि हम जो है चाहते हैं कि देश में लागू किया जाए, तो हम उस कानून को लागू करने के लिए सबसे पहले एक प्रस्ताव बनाएंगे और उस प्रस्ताव को एक विधेयक के रूप में संसद के सदनों में पेश करेंगे। या फिर किसी कानून में यदि हमने सुधार करना है, तो वह भी जो है एक विधेयक के रूप में संसद के सदनों में पेश किया जाएगा और बाद में जब राष्ट्रपति जी उसे स्वीकृति देंगे, तो वह विधेयक एक कानून का रूप ले लेगा। तो आज हम दोस्तों प्रमुख विधेयकों के बारे में जानेंगे। आप देख सकते हैं कि विधेयक अलग अलग प्रकार के होते हैं और जो प्रायोरिटी मैंने सबसे पहले जो ज्यादा एग्जाम में आता है उसको दी है। तो सबसे पहले धन विधेयक। तो जो है जो विधेयक के प्रमुख प्रकार है वो इस प्रकार से है कि धन विधेयक, दूसरा है वित्त विधेयक, तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक और चौथा है साधारण या सामान्य विधेयक। तो चार प्रकार के मुख्य रूप से विधेयक होते हैं। एक जो हमने देखा कि धन विधेयक जिसको हम मनी बिल कहते हैं, दूसरा है वित्त विधेयक जिसको फाइनेंस बिल कहते हैं और इसकी दो कैटेगरी है, फाइनेंस बिल फर्स्ट और फाइनेंस बिल सेकंड। तो इन दोनों के बारे में गहनता से जानेंगे। तीसरा जो है वो है संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो चौथा विधेयक का प्रकार है वो है साधारण या सामान्य ऑर्डिनरी जो है बिल। तो इनके बारे में दोस्तों हम गहनता से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि चार मुख्य रूप से विधेयक के प्रकार। जो धन विधेयक है इसका जिक्र हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में मिलता है। तो याद रखेंगे हम, कई बार ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो है धन विधेयक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो 110 है। दूसरा है वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक फाइनेंस बिल से संबंधित हमारा जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 117 और इसमें जो है दो प्रकार के जो है हम वित्त विधेयकों के बारे में पढ़ेंगे, वित्त विधेयक फर्स्ट और सेकंड, दोनों की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है संविधान संशोधन विधेयक। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 368, संविधान का अनुच्छेद 368 जो है भारतीय संविधान संशोधन से संबंधित है। संसद को शक्ति है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट है साधारण विधेयक जो ऑर्डिनरी बिल है, अनुच्छेद 107 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो विधेयक है और उनसे संबंधित अनुच्छेद। अब गहनता से जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले जो हमारा विधेयक है वह है धन विधेयक। तो धन विधेयक पे हम चर्चा करेंगे। तो देख सकते हैं हम धन विधेयक कि किसे कहते हैं धन विधेयक, कौन सा विधेयक धन विधेयक कहलाता है। तो इस प्रकार से आइए शुरू करते हैं मनी बिल। तो मनी बिल जो है, जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल 110 है, अनुच्छेद 110, तो 110 में हमें धन विधेयक का प्रावधान मिलता है। 109 में भी मिलता है। कई बार जो है 110 न देकर 109 भी जो है यूके ट्रिपल एससी में जो है क्वेश्चन बना हुआ है कि धन विधेयक से संबंधित आर्टिकल है। 110 ऑप्शन में नहीं था, तो 109 में भी जो है इसका जिक्र मिलता है। और जो धन विधेयक है, धन विधेयक हमारा लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा जो हमारा सदन है यह अधिक शक्तिशाली है। तो जो धन विधेयक है यह किस सदन में पेश किया जाता है, तो हमें याद होना चाहिए कि लोकसभा में पेश किया जाता है। जो हमारा लोअर हाउस है लोकसभा, तो लोकसभा में जो है धन विधेयक जो है पेश किया जाता है। आर्टिकल 110 में इसका प्रावधान मिलता है, हमें उल्लेख मिलता है।
और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। जब धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है तो उससे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। तो राष्ट्रपति की जो है पूर्व अनुमति से इसको पेश किया जाता है और सीधे पेश नहीं किया जाता। जब राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति ले ली तो उसके बाद जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे तो लोकसभा के अध्यक्ष इसका प्रमाणीकरण करते हैं, अर्थात देखते हैं कि यह धन विधेयक है अथवा नहीं। तो जो है यह लोकसभा अध्यक्ष की जो है अपनी एक विशेष शक्ति है कि जो है लोकसभा का अध्यक्ष ही तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। तो यह प्रमाणीकरण कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। तो जैसे कि हमने क्रमवार याद रखना है कि सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या राष्ट्रपति की अनुमति के बाद लोकसभा अध्यक्ष के पास जो है यह विधेयक जाएगा, वह इसका प्रमाणीकरण करेंगे और देखेंगे कि यह धन विधेयक है अथवा नहीं। यदि जो है लोकसभा के अध्यक्ष ने यह प्रमाणित कर दिया, तय कर दिया, वह घोषित करेंगे कि यह धन विधेयक है या नहीं। यदि उन्होंने कर दिया यह धन विधेयक है तो फिर उसके बाद यह विधेयक लोकसभा में पारित किया जाएगा। लोकसभा में पारित होने के उपरांत इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा और राज्यसभा में कहीं ना कहीं जो है राज्यसभा के पास उतनी शक्ति नहीं है जो है धन विधेयक के संबंध में। राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर जो है इस विधेयक को जो है पास करके लोकसभा में लौटाना होगा। यदि 14 दिनों के भीतर उन्होंने नहीं लौटाया तो तब भी जो है इस विधेयक को पास माना जाएगा, धन विधेयक को। साथ ही साथ जो है राज्यसभा धन विधेयक में कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है, सिर्फ सुझाव दे सकती है और यह सुझाव माने या न माने यह जो है लोकसभा पे निर्भर करता है। तो इसका मतलब हमने यह समझना है कि जो धन विधेयक है इसके मामले में जो लोकसभा है उसके पास शक्ति अधिक है और लोकसभा में ही यह हमारा विधेयक पहले पेश किया जाता है। राज्यसभा को सिर्फ 14 दिनों का समय दिया जाता है, 14 दिनों में उन्होंने लौटाना है। यदि नहीं भी लौटाया तब भी जो है यह क्या माना जाएगा? पारित माना जाएगा। तो हमने याद रखना है। और राज्यसभा इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है, सिर्फ अपने सजेशंस दे सकती है, सुझाव दे सकती है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा और राज्यसभा के उपरांत पुनः इसको जो है लोकसभा में पेश किया जाता है और उसके बाद जो है लोकसभा के उपरांत यह जो है राष्ट्रपति जी के पास हमारा यह विधेयक जाता है। तो राष्ट्रपति जी जो है इसे स्वीकृत करेंगे और राष्ट्रपति जी की जो वीटो पावर है, तो वीटो जो पावर है वह इसमें सीमित है। धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति जी की जो 3 प्रकार की वीटो पावर है उनके पास तो कहीं ना कहीं सीमित है, वह इसमें निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते कि अर्थात इस विधेयक को जो है पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। यह जो है निलंबनकारी जो वीटो है उसमें यह होता है कि वह किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं संसद को वापस, तो इसमें नहीं भेजेंगे वो। तो इस प्रकार से सीमित है उनकी वीटो पावर इसमें। तो इस प्रकार से यह हमारा जो है धन विधेयक हमने जाना कि जो धन विधेयक है। अब कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं तो उसमें क्या क्या जो है प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो उसके कुछ जो है हमें पता होना चाहिए कि कोई विधेयक धन विधेयक कब कहलाएगा। जैसे आय और व्यय से संबंधित कोई भी मामला है, हम जो है राष्ट्र की जो संचित निधि है अनुच्छेद 266 में उसका जिक्र मिलता है संचित निधि का। तो जो हमारी संचित निधि है, संचित निधि हमें पता है कि जितने भी हमारे संवैधानिक पदों पर जो है लोग आसीन है उनको इधर ही से जो है वेतन मिलता है। तो जो संचित निधि अनुच्छेद आर्टिकल 266 में इसका जिक्र मिलता है। तो अनुच्छेद 266 आर्टिकल 266 और इसके अतिरिक्त जो है एक और निधि है जिसको हम कहते हैं आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, तो आकस्मिक निधि दोस्तों इसका जिक्र मिलता है आर्टिकल 267 में। आर्टिकल 267 में तो संचित निधि और आकस्मिक निधि से हम कोई भी पैसा खर्च कर रहे हैं या इसमें कोई भी पैसा जमा कर रहे हैं तो इससे संबंधित जो है जो भी विधेयक बनेगा वो हमारा धन विधेयक कहलाएगा। इसके अतिरिक्त यदि हम कोई जो है देश में कोई नए टैक्स, कोई जो है नए कर लागू कर रहे हैं या फिर किसी जो है कर को हटा रहे हैं तो यह इससे संबंधित विधेयक भी हमारा धन विधेयक कहलाएगा। इसके अतिरिक्त यदि हम जो है कोई जो है देश में जो है उधार जो है हमने लिया है तो उधार लेने और उधार देने से संबंधित, उधार लेने और उधार देने से संबंधित विधेयक भी हमारा धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। तो हमें याद होना चाहिए कि कोई विधेयक धन विधेयक है तो इसके लिए यदि आय और व्यय से जुड़ा हुआ मामला है तो वह भी जो है हमारा कि जो देश की संचित और आकस्मिक निधि से कोई जो है उसमें आय जमा की जा रही है, उससे कोई व्यय किया जा रहा है, उससे कोई विनियोग किया जा रहा है तो वह हमारा धन विधेयक। और साथ ही साथ कोई नए टैक्स हम लगा रहे हैं, पुराने टैक्सों को हटा रहे हैं तो यह भी धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। इससे जुड़े जो भी ये मामले मैंने कहा तो यह सभी जो मामले से जुड़ा हुआ जो प्रस्ताव बनेगा
वह धन विधेयक कहलाएगा। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है हमारा धन विधेयक। और हमने देखा कि इसमें जो संचित निधि और आकस्मिक निधि, तो संचित निधि जो है एक सरकारी खाता है, तो हमने याद रखना है, और जो संसद के नियंत्रण में होती है। और जो आकस्मिक निधि है, जैसे आपात स्थिति में जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, वह राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहती है। आर्टिकल 267 में उसका जिक्र मिलता है। अब हम आगे वित्त विधेयक के बारे में पढ़ेंगे, आप बने रहिए। दोस्तों जो अगला हमारा बिल है वो है वित्त विधेयक, जिसको हम फाइनेंस बिल कहते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बताया कि इसका जो उल्लेख मिलता है वित्त विधेयक का, यह हमें अनुच्छेद 117 में। तो वित्त विधेयक से संबंधित जो है आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 117 है। अब इसमें मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि वित्त विधेयक की दो श्रेणियां है, और जो पहली श्रेणी का वित्त विधेयक जिसको हम कह रहे हैं वित्त विधेयक फर्स्ट, और दूसरा है वित्त विधेयक सेकंड, दोनों के बारे में जानेंगे। और जो वित्त संबंधी मामले हैं, जो भी हमारे वित्त से संबंधित मामले हैं, वह हमारे वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों जो वित्त विधेयक फर्स्ट है, उसके कुछ जो है विशेष जो उससे संबंधित उपबंध है उनको हम जानेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो धन विधेयक है, तो सभी जो धन विधेयक है वह अपने आप में वित्त विधेयक है, लेकिन सभी जो है वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि जो भी हमारे धन विधेयक है, जो भी जो है हमारे धन विधेयक है, तो जो सभी धन विधेयक होंगे वह हमारे वित्त विधेयक है, वह हमारे जो है वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक विधेयक और विधेयक है, तो अर्थात सभी धन विधेयक अपने आप में वित्त विधेयक है। तो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है, लेकिन जो है सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। अर्थात इसको आप इस वे में समझ सकते हैं कि जो भी जो है टीचर या जो भी व्यक्ति पॉलिटी को पढ़ा रहा है, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा रहे हैं, तो वो अपने आप में टीचर है। जो भी व्यक्ति जो है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा रहे हैं, तो वह अपने आप में टीचर है, लेकिन जो है सभी टीचर अशोक जोशी सर नहीं है। तो इस प्रकार से जो है इस वे में हम समझ सकते हैं। तो इसका मतलब यदि जो है सभी टीचर हम कह रहे हैं कि अशोक जोशी सर नहीं है, तो इट मीन्स कि अशोक जोशी सर के कुछ जो है कुछ प्रॉपर्टीज होगी, कि जैसे जो है सर बीच में रियल लाइफ के एग्जाम्पल देते हैं, व्यवहारिक रूप से समझाते हैं। तो इसी प्रकार से इसको आप यहाँ रिलेट कीजिए कि जैसे मैंने कहा कि जो है सभी जो है धन विधेयक अपने आप में क्या है, वित्त विधेयक, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। तो धन विधेयक कौन होंगे, जिनका जो है प्रोविजन हमें आर्टिकल 110 में मिलेगा, जिनको जो है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, जिसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। तो इस प्रकार से अब दोस्तों जो है हमने देखा कि जो वित्त विधेयक आर्टिकल 117 में जिसका जिक्र मिलता है, तो इसके जो है दो कैटेगरी है। वित्त विधेयक फर्स्ट, वित्त विधेयक जो फर्स्ट है, इसके से जुड़े हुए जो तमाम इसमें जो है इसके जो विषय है, कौन वित्त विधेयक फर्स्ट कहलाएगा। तो जो वित्त विधेयक फर्स्ट होता है उसमें एक हमारा जो आर्टिकल 110 है धन विधेयक से जुड़ा हुआ, तो उसका एक विषय सम्मिलित रहता है। तो आर्टिकल 110 का एक विषय हमारा वित्त विधेयक फर्स्ट में होगा। साथ ही साथ जो है प्रशासनिक मुद्दा भी इससे जुड़ा हुआ होगा, अर्थात जो है गैर धन विधेयक से संबंधित मुद्दा भी हमारे वित्त विधेयक फर्स्ट में सम्मिलित होगा। तो याद रखना है हमने कि एक तो जो है धन विधेयक से जुड़ा हुआ विषय भी इसमें होगा, लेकिन धन विधेयक से जुड़े हुए विषय के अतिरिक्त इसमें कोई गैर धन विधेयक से जुड़ा हुआ प्रशासनिक मुद्दा भी जो है इसमें सम्मिलित होगा। प्रशासनिक विषय भी इसमें सम्मिलित होगा जो गैर धन विधेयक से संबंधित होगा, जो धन विधेयक में नहीं होता है। तो इसीलिए जो है यह धन विधेयक नहीं है, इसीलिए इसको वित्त विधेयक कह रहे हैं। साथ ही साथ कुछ चीजें जो है हमें सिमिलर मिलेगी जो धन विधेयक के लिए भी है, कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। तो अर्थात वित्त विधेयक फर्स्ट को यदि हमने लाना है संसद में, तो हमने जो है इसके लिए जो है हमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही इसको लाया जाएगा, और साथ ही साथ लोकसभा में पहले इसको पेश किया जाएगा। तो लोकसभा में पेश किया जाएगा, तो जैसे लोकसभा में पेश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, यह धन विधेयक में भी है। और यह हमारा जो वित्त विधेयक की पहली कैटेगरी है वित्त विधेयक फर्स्ट, इसमें भी है। और साथ ही साथ हमने देखा इसमें भी जो है धन विधेयक का एक विषय, आर्टिकल 110 का एक विषय, और उसके अतिरिक्त कोई और जो प्रशासनिक मुद्दे हैं वह भी इसमें होंगे। तो हम देख सकते हैं। साथ ही साथ जो वित्त विधेयक है इसमें 14 दिनों की बाध्यता नहीं है। जो वित्त विधेयक फर्स्ट है, जैसे धन विधेयक में था कि 14 दिनों के भीतर राज्यसभा को पास करना है, यदि पास भी नहीं करेगी तब भी पास हो जाएगा, पारित माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 14 दिनों की बाध्यता नहीं है राज्यसभा के बाद।
और राज्यसभा जो है इसमें संशोधन कर सकती है वित्त विधेयक फर्स्ट में, जबकि धन विधेयक में क्या था, राज्यसभा जो है सुझाव दे सकती है और वह सुझाव बाध्यकारी नहीं है कि मानने ही माने न माने यह लोकसभा पे डिपेंड करता है, लेकिन इधर जो है राज्यसभा संशोधन कर सकती है। तो यह जो है इससे वित्त विधेयक जो है फर्स्ट के कुछ जो है हमने बातें जानी। अब जो दोस्तों जो वित्त विधेयक सेकंड है इसके बारे में हम जानेंगे कि जो वित्त विधेयक सेकंड, इसमें कहा गया है कि कौन वित्त विधेयक सेकंड कहलाएगा, कि जो भारत की संचित निधि से व्यय संबंधी उपबंध, जिस विधेयक में भारत की जो है संचित निधि, भारत की संचित निधि से व्यय संबंधी जो उपबंध है, व्यय संबंधी उपबंध जो है यह हमारे वित्त विधेयक सेकंड की विषय वस्तु है। अर्थात धन विधेयक में भी जो है मैंने आपको संचित निधि का जिक्र किया था कि संचित निधि से आय और जो है विनियोग, धन विधेयक में कहा गया है भारत की संचित निधि से विनियोग, और विनियोग संसद को एक कानूनी अधिकार देता है संचित निधि से पैसे निकालने का, विनियोग जो है विधेयक लाया जाता है उसके लिए। तो जो है वहां पे विनियोग शब्द है कि भारत की संचित निधि से विनियोग, और यहाँ क्या कहा गया है कि भारत की संचित निधि से व्यय, तो निकालने और खर्च करने में अंतर होता है, वहां पे निकालने की बात की गई है, यहाँ पे खर्च करने की बात की गई है। तो इसीलिए जो ये विषय वस्तु है वित्त विधेयक सेकंड की विषय वस्तु है कि भारत की संचित निधि से जो है व्यय संबंधी उपबंध इसकी एक विषय वस्तु है। जबकि धन विधेयक में आप लोगों को बताया कि वहां पे लिखा है भारत की संचित निधि से विनियोग। दूसरी हम देखते हैं कि जो ये दूसरी श्रेणी है तो इसमें जो है राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ पे धन वित्त विधेयक फर्स्ट में यहाँ पे राष्ट्रपति की हम पूर्व अनुमति से ही इसको पेश करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा वित्त विधेयक सेकंड है तो इसमें हमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस ये है कि राष्ट्रपति जब सदन में हमारा ये वित्त विधेयक सेकंड चले जाएगा तो राष्ट्रपति साहब कहेंगे कि भाई विचार कर लेना, कि यार जो है इस पे विचार कर लेना। तो इस प्रकार से बिना माने पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है, बस राष्ट्रपति विचार के लिए अनुरोध करेंगे कि भाई देखो इस पे विचार कर लेना, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ अनुमति के बाद जो है लाया जा रहा है, लेकिन यहाँ हम सदन में ला गए हैं वित्त विधेयक सेकंड को, बस राष्ट्रपति की एक औपचारिकता ये है कि वो कहेंगे, अनुरोध करेंगे कि भाई इस पे विचार कर लेना। तो जो है राष्ट्रपति विचार के लिए सदन से अनुरोध करेंगे। तो राष्ट्रपति विचार के लिए अनुरोध करेंगे, अनुरोध करेंगे, विचार हेतु अनुरोध करेंगे सदन से कि इस पे विचार कर लेना। लेकिन यहाँ पे जो है हम क्या है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही इसको सदन में ला रहे थे। यहाँ सदन में लाके बाद में राष्ट्रपति जी ने कहा कि देखो भाई इस पे विचार वगैरह जो है कर लेना आप। तो वित्त विधेयक सेकंड का हमने यह देखा। साथ ही साथ जो है वित्त विधेयक सेकंड किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में, चाहे हमारा राज्यसभा हो या लोकसभा हो, किसी भी सदन में हम ला सकते हैं। जबकि वित्त विधेयक फर्स्ट क्या था हमारा कि इसको सिर्फ हम जो है लोकसभा में पेश, यह पहले लोकसभा में आएगा फिर राज्यसभा, लेकिन इसको किसी भी सदन में जो है आप पेश कर सकते हैं। और साथ ही आपको याद रखना है इसमें भी जो है 14 दिनों की जो है हमारी बाध्यता नहीं है, 14 दिनों की बाध्यता नहीं राज्यसभा के पास कि 14 दिनों में पास करना ही करना है। साथ ही साथ इसमें जो है राज्यसभा जो है संशोधन कर सकती है, तो इसमें जो है राज्यसभा जो है संशोधन कर सकती है। तो ये चीजें इधर भी कॉमन है। क्या कॉमन नहीं है तो हमने देखा यहाँ पे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, यहाँ पे बस राष्ट्रपति अनुरोध कर रहे हैं जब जो है कि भाई इस पे विचार कर लेना। या हम देख रहे हैं कि लोकसभा में पेश किया जाता है, यह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है वित्त विधेयक सेकंड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमने याद रखना है वित्त विधेयक सेकंड की विषय वस्तु और वित्त विधेयक फर्स्ट की विषय वस्तु। और वित्त विधेयक का जिक्र आर्टिकल 117 में। और आपको एक बात हमने और बताई कि जो सभी धन विधेयक है वह वित्त विधेयक है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है, लेकिन सभी जो है वित्त विधेयक हमारे अपने आप में धन विधेयक नहीं है। तो दोस्तों अब हम संविधान संशोधन विधेयक की तरफ बढ़ेंगे, आप बने रहिए। दोस्तों जो अगला विधेयक है हमारा आप देख सकते हैं वो है भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो संविधान संशोधन विधेयक काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार इससे क्वेश्चन बने भी हुए हैं। तो संविधान संशोधन विधेयक के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से जानेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो संविधान संशोधन का प्रोविजन है वो हमने संविधान में दक्षिण अफ्रीका से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है।
और आर्टिकल जो है 368 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, इसके तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन असीमित शक्तियां नहीं है संसद के पास, सीमित शक्तियां है। जो हमने देखा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। आगे संविधान में बदलाव या परिवर्तन से संबंधित जो विधेयक होगा वह संविधान संशोधन विधेयक कहलाएगा। अर्थात हम संविधान में कोई भी बदलाव चाहते हैं, कोई भी संशोधन चाहते हैं, कोई भी परिवर्तन चाहते हैं, तो ऐसा जो प्रस्ताव है, ऐसा जो बिल है, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो याद रखेंगे हम। और यह जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो शक्ति है वह किसके पास है? संसद के पास है। और जो संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक है यह किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, किसी भी सदन में ला सकते। जैसे धन विधेयक था तो वो सिर्फ हमारा लोकसभा में लाया जा सकता, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में। लेकिन जो है ये जो है किसी भी सदन में, राज्यसभा में भी ला सकते हैं, लोकसभा में भी हम जो है ला सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। यदि ये दोनों सदनों से हमारा पास हो गया 2/3 बहुमत से, तो जो है राष्ट्रपति जी के पास जब जाएगा तो राष्ट्रपति जी ऐसा नहीं कि इसमें या कोई गतिरोध की स्थिति में जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाए, तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं इसमें संविधान संशोधन विधेयक में। संविधान में दोस्तों संशोधन भी जो है 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक जो प्रकार है कैसे हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, तो आप देखिएगा कि अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। जो पहला है, 2 प्रकार से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो है संसद के दोनों सदनों में संविधान संशोधन विधेयक हमारा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और संसद के दोनों सदनों में यदि जो हमारा संविधान संशोधन विधेयक है यह 2/3 जो बहुमत है, 66% बहुमत से यदि विधेयक पास हो जाता है तो हमारा जो है संविधान में क्या हो जाएगा? संशोधन हम कर सकते हैं। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से यदि विधेयक पास हो गया है। दूसरा है 2/3 बहुमत पास होने 2/3 बहुमत से पास होने के उपरांत राष्ट्रपति जी के पास जाएगा और उसके बाद उसमें संशोधन हो जाएगा। दूसरा प्रकार है जैसे कुछ मामले हैं कि जैसे हमारा मूल अधिकारों से संबंधित है, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित मामले हैं, तो उनमें जो है इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन कुछ मामलों में सिर्फ संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से विधेयक पास होने से नहीं होगा, बल्कि आधे से अधिक राज्यों का भी जो है समर्थन चाहिए। तो एक तो दूसरा प्रकार यह है कि जैसे कुछ मामले हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, शक्तियों के बंटवारे से संबंधित मामले हैं, तो ऐसे मामलों में यदि हम संशोधन कर रहे हैं तो हमें संसद के दोनों सदनों में विधेयक 2/3 बहुमत से तो जो है पास चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके अतिरिक्त भारत के आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी हमें चाहिए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 368 जो है हमारा संविधान में संशोधन से संबंधित है। और 2 प्रकार से, एक तो यह है कि दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से हमने विधेयक को पास कर दिया और राष्ट्रपति जी की स्वीकृति मिल गई। दूसरा है कि 2/3 बहुमत के अतिरिक्त आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। तो यह है हमारा संविधान संशोधन विधेयक, काफी इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद जो है 368। आगे है दोस्तों जो अंतिम विधेयक का प्रकार है वो है भाई ऑर्डिनरी बिल, जिसको हम कह रहे हैं साधारण विधेयक। तो देख सकते हैं आप जो साधारण विधेयक, जैसे कि मैंने कहा अनुच्छेद 107 में इसका जो है प्रावधान है, और भी अनुच्छेद इससे जुड़े हुए हैं। और किसी भी सदन में हम जो है साधारण विधेयकों को ला सकते हैं। कोई भी जो है नॉर्मल जो विधेयक है, साधारण विधेयक किसी भी सदन में ला सकते हैं। कोई पर्यावरण से संबंधित उससे संबंधित है, और इसमें जो है संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति जी ज्वाइंट सेशन कर सकते हैं साधारण विधेयक के मामले में। तो जैसे हमारा सूचना का अधिकार जो है जो था विधेयक, तो इन मामलों में ये तमाम जो है साधारण विधेयकों के उदाहरण है। तो दोस्तों साधारण विधेयक हमने जाना किसी भी सदन में लाया जा सकता है, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, और जो है कुछ एग्जाम्पल हमने देखा जैसे RTI है, राइट टू इंफॉर्मेशन आदि। तो आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार की वीडियोज के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद।